हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में ये हमारा 8th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 रिगार्डिंग विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रीट्स। ये क्लास 6 का एनसीईआरटी ना आपको क्या करता है, एक तरह से समरी बताता है, स्पेशली हिस्ट्री के बारे में। ये पूरा आपको समरी बताता है रिगार्डिंग क्या, एंशिएंट डेवलपमेंट्स। एंड अकॉर्डिंगली क्या होता है ना कि एंशिएंट डेवलपमेंट्स जो है जैसे जैसे हुआ, मतलब डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े जो है आपके बिल्डिंग्स बने या एआई टेक्नोलॉजी आई, ऐसी नहीं। ये बता रहा है कहानी आपको कि कैसे हंटर एंड गैदरर से होते हुए हम लोग क्या हुए कि सेटल किए, एग्रीकल्चर करना शुरू किए, लड़ाई लड़े, कॉन्कर करना शुरू किए, अंपायर बनाए, फिर ट्रेडिंग किए, फिर सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होता गया तो उसके लिए हम कानून बनाए, डिपार्टमेंट्स बांटना शुरू किया। इसके बारे में मतलब एक ब्रीफ, मतलब कह सकते हो कि पूरे क्लास 6 के एनसीईआरटी के मतलब हिस्ट्री के जो आप 10 चैप्टर पढ़ेंगे, इसको आप जो है 15 से 20 पेज में पूरी तरह से समराइज कर सकते हो। तो ये एक समरी है जो कि आपको एहसास दिलाता है कि आगे हमारे सिलेबस में ये पढ़ना है, और ये इसी चीज को हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स में भी कवर करेंगे। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के सारे 6 to 12 कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स सिर्फ क्या करोगे ना, पेज पलटोगे, भागते चलोगे, सिर्फ आप एग्जांपल्स जो है ना, मतलब कंटेंट वही रहेगा जो एनसीईआरटी के 6 to 12 में है। बस हाँ, ये हो सकता है कि कई सारे और राजा के नाम, उनके जो है आर्किटेक्चरल वर्क्स हो गए, मतलब कुछ एग्जांपल्स हो गए, वो आपके ज्यादा मिल सकते हैं। तो पहले एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। एनसीईआरटी हो गया मतलब सिलेक्शन की गारंटी हो गई। तो अब हम लोग क्या है कि यहाँ पे भी क्या है कि क्लास 6 बच्चों के लिए बुक लिखा गया है, तो छोटी सी कहानी से शुरू होता है ताकि एक इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि ऑलरेडी क्या है ना, एनसीईआरटी काफी बोरिंग होता है। तो ऐसे ही हम लोग साइंस में भी देखे थे, ज्योग्राफी में भी देखे थे, पॉलिटी में भी देखे थे। पॉलिटी में रादर हम ज्यादातर कहानी और ऐसे बातचीत के माध्यम से ही पढ़े थे। तो अगर आपको वो उन सभी लेक्चर्स का भी जरूरत है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा कहानी है, जैसे पिछले चैप्टर में था कि ग्रैंडफादर ने नोट दिया तो उसको फील करके वहां पे कुछ वो जो सिंबल्स है उन सब से जो है ना क्वेश्चन अराइज हुआ। उससे पहले था कि वोट करने जा रहे थे ग्रैंड पेरेंट्स, तो उसने पूछा कि क्या ये वोटिंग का सिस्टम हमेशा से था या कुछ और था। तो ऐसे ही करते करते यहाँ पे भी क्या है ना कि आता है कि एक प्रभाकर नाम का बच्चा जो है ना लोहार की दुकान के पास बैठा था। वो देखा कि बहुत सारा जो ना वेपन्स वगैरह या कह सकते हो बहुत सारे एक तरह टूल्स रखा हुआ है। कुछ खुरपी जैसा लग रहा था, कुछ हसिया जैसा लग रहा था, मतलब सिकल्स जिसे आप कहते हो, या प्लाउ करने वाला जो है ना, मिट्टी कोड़ने वाला या प्लाउ करने वाला जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो रखा हुआ था। प्लस क्या है कि वो इंसान जो कारीगर है वो क्या था कि गरम गरम जो है ना कोयला है उसमें मेटल को डाल के पीट पीट के आकार दे के चीजें बना रहा था। तो ये देख के ऑब्वियसली कोई भी है, एक तो बहुत आवाज भी होता है पीटने का, लेकिन एक इंटरेस्ट, जब आप थोड़ी देर बैठो ना तो इंटरेस्ट आने लगता है, आपके मन में तरह तरह के क्वेश्चंस आने लगते हैं कि ये जो है ये चीज, ये इंसान कहाँ से सीखा होगा। तो भाई अपने किसी गुरु से सीखा होगा, गुरु कहाँ से सीखे होंगे तो उससे भी सीखा होगा। तो करते 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 क्या होता है ना कि ये सोचते 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 अगर थिंकिंग को आप नहीं रोकोगे ना तो आप एकदम एंशिएंट टाइम तक आ जाओगे। पहली बार वो कौन इंसान होगा जिसने ये टूल बनाना सीखा होगा। तो इसी से हम एंशिएंट में एक तरह से झांकते हैं। तो जैसा कि हम पहले आपको बताए थे ना कि जो आपका 1000 BC के आसपास का जो टाइम था ना, वो बताता है अबाउट कि इस समय क्या है कि आयरन की हो गई थी, क्या आपकी डिस्कवरी हो गई थी, आयरन के टूल्स बनने लगे थे। आयरन काफी ज्यादा क्या होता है आपका, स्ट्रांग होता है। तो लोगों ने क्या किया, स्ट्रांग टूल की मदद से जंगल काटना शुरू किया, वहां खेती करना शुरू किया, वहां रहना शुरू किया, जो कंडीशन थे उसको हैबिटेबल बनाया, अच्छे हालात हुए तो लोगों की जो है डेथ कम हुई और आपका क्या है पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुआ। पॉपुलेशन बढ़ता गया तो जनपद बना, महाजनपद बना, फिर ऐसे करते करते क्या है कि अब बहुत कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट बन गया। तो वैसे कह रहा है क्या कि ये जो एम्पायर्स, पिछले चैप्टर से ही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमेशा लोग जो है वो फाइटिंग मोड में ही थे क्या, कि क्या हमेशा लोग यही सोचते थे कि नहीं हमको बड़ा बनना है, हमको बड़ा बनना है, तुम उसको पीट दो, तुम उसको पीट दो, सबको नीचा दिखा दो या फिर कॉन्कर कर लो, जबरदस्ती हड़प लो। तो कहना नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, लॉजिकल चीजें चल रही थी। तो एक तरफ से कॉन्करिंग का काम, फाइटिंग नहीं हो रहा था, कॉन्करिंग हो रहा था कि भाई जो आपके क्या थे ना कि जो कह सकते हो ना कि बड़े बड़े राजा थे उस समय के हिसाब से, वो किसी दूसरे से लगता था कि वो थोड़ा कमजोर है, ठीक से नहीं चला पाएगा, या फिर एक लालच भी कह सकते हो, दोनों एंगल ले सकते हो
कि मान लो अगर अच्छा सोच वाला राजा हो तो वो ये सोचेगा कि अरे वो कमजोर है, ठीक से नहीं हैंडल कर पा रहा है, वो अपने लोगों को खुश नहीं रख पा रहा है, तो क्यों ना हम उसके एम्पायर को अपने में मिला लें और हम अच्छे से केयर करेंगे। दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि लालच आ जाए कि अच्छा इतना है, अगर बगल वाला आ जाता, कि जैसे होता है ना कि ये खेत मेरा है, बाजू वाला खेत भी अपना हो जाता तो खेत बड़ा हो जाता, वैसी फीलिंग की वजह से क्या हो रहा था, कॉन्करिंग चल रहा था। लेकिन साथ ही साथ क्या है ना, कॉन्करिंग करने के साथ साथ पैरेलली डेवलपमेंटल वर्क्स भी चल रहे थे कि राजा सिर्फ लड़ता रहेगा तो उसकी प्रजा जो है वो ये क्या होगा, उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि प्रजा को हमेशा लगेगा कि अरे राजा तो कुछ ध्यान ही नहीं रखता हमारा, हमेशा लड़ता रहता है, अपने लिए खाली प्रॉपर्टी बनाता रहता है। तो ऐसे में एक अराजकता फैल जाएगी, एनार्की हो जाएगा, सब लोग यही करने लगेंगे, कहेंगे हम भी लड़ेंगे, हम भी बड़ा बनेंगे, सब सोचेंगे हम भी लड़ते रहे, एक दूसरे को लड़ कट के जो ना खत्म। तो वैसे राजा एक तरह से दबदबा बनाना चाह रहा था कि भाई लोग जो है ना, हर लोग अपने अंदर एस्पिरेशंस ना लाए कि हमें भी लड़ना है, हमें भी कॉन्कर करना है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता था ना कि राजा एक तरफ क्या है कि अपने राज्य को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, कि राजा जो है कर क्या रहा है, तो जो किंग है ना एक तरफ से अपने प्रजा लोग को क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है, बड़े बड़े वॉल्स बना के। साथ ही साथ क्या कर रहा है कि वो अपने लिए जमीन और कॉन्कर कर रहा है। इससे दोनों का फायदा है, राजा का भी प्रजा का भी, ज्यादा एरिया होगा, प्रजा ज्यादा और अच्छे से फ्लरिश करेगी। तीसरा इसका काम क्या था कि डेवलपमेंट भी करना, कि सिर्फ प्रजा को रहना नहीं है ना, उसके लिए आप क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए, उसके लिए एग्रीकल्चर का फैसिलिटी देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के लिए पानी का व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब पे छोड़ देंगे तो सब क्या होगा कि आपस में ही लड़ने लगेगा कि हम यहां से पानी लेंगे, हम वहां से पानी लेंगे, हम इस खेत पे खेती करेंगे। तो लैंड को बांट के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके सही अमाउंट में सबको पानी, बीज, खाद ये सब पहुंचाना, ये सब भी एक तरह का क्या हुआ, डेवलपमेंटल वर्क हुआ। तो यही तो चीज है कि पहले राजा का सिस्टम था, अब क्या है, गवर्नमेंट है, अब ऑफिशियल्स है जो काम कर रही है। कि ऐसा नहीं है कि बस क्या है हमारे देश में जो पीएम प्रेसिडेंट है बस बैठ गया और सिर्फ अपना ही काम कर रहे हैं, अपने ही लिए पैसा 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 इकट्ठा कर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या कर रहे हैं कि एक तरफ से ध्यान दे रहे हैं कि हर जगह से टैक्स, नॉन टैक्स, डेट, नॉन डेट सारे पैसे जो है आते रहे। वो पैसा आएगा तो उसी पैसे के दम पे क्या होगा कि कुछ रखा जाएगा नेशनल ट्रेजरी में, कुछ दिया जाएगा स्टेट को कि लो स्टेट तुम भी काम करो, और कुछ से क्या है कि डेवलपमेंट, रोड बनाया जाएगा, हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, डिफेंस का काम होगा, कि सिर्फ अंदर डेवलपमेंट करने से ही काम नहीं होगा, बॉर्डर को भी सिक्योर करना होगा, नहीं तो आसपास से जो है ना थ्रेट मंडरा रहा है, घुस गया, हमारे लोगों को मारने लगा, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो जाएगी। तो ये सब काम पहले भी चलता था, अभी भी, बस यही है कि सिस्टम में थोड़ा फर्क है। आज के डेट में क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, पहले क्या था कि राजा है, राजा जनरली राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, जो कि ऋग्वेदा के टाइम में ऐसा नहीं था कि ऐसा ही हो, जरूरी नहीं था। तो यहां पे वही था कि जो डेवलपमेंटल वर्क्स है ना, उस डेवलपमेंटल वर्क्स में क्या था कि सबसे मेन फोकस क्या किया ना, एग्रीकल्चर पे फोकस किया। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर आज भी क्या है ना कि एग्रीकल्चर को प्राइम फोकस पे रखा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सुधरेगा तो लोगों को फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलेगा, लोगों का पेट भरा रहेगा, तभी तो दिमाग चलेगा, तभी तो आगे डेवलपमेंट का काम करेगा। तो एग्रीकल्चर में के लिए जरूरी क्या है कि भाई सीड दो, बीज लगाएगा तभी तो पेड़ आएगा, इरिगेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करो, कुआं खुदवाओ या फिर कैनाल बनाओ, ये सब करवाओ। और उसको क्या चाहिए, सीड चाहिए, इरिगेशन चाहिए, प्लस उसको टूल्स चाहिए। टूल्स दीजिए किस लिए, प्लाव करने के लिए, कोड़ने के लिए, मिट्टी मिलाने के लिए, खोद खोद के जगह बनाने के लिए, ताकि उसमें बीज रोपा जाए। तो ये सब जो है प्रोवाइड करने का काम किया गया। तो यहां देखिए वही कह रहा है कि लगभग क्या है कि आज से 3000 साल पहले, 2500, तो यहां से अभी आप 2025 में हो, तो इससे आप जो है जीरो तक जाने के लिए 2025 जाओगे, और फिर उससे 1000 साल लगभग पहले आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि 1000 बीसी में आयरन का डिस्कवरी हुआ। तो लगभग 3000 साल पहले आयरन का डिस्कवरी हुआ, और उसके बाद क्या है, कई सारे उसके टूल्स, कई सारे वेपन्स जो है वो आपको कहां देखने को मिला था, याद करो पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे, मेगालिथिक साइट्स में था ना कि अलग अलग तरह का बरियर्स था, कुछ क्रॉस लेग्ड बरियर्स था, कुछ था कि उसके बरियर्स में बहुत सारे वेसल्स बिलोंगिंग्स थे, कुछ में कम थे, ऊंच नीच का भी पता चला, नॉर्थ साइड में डाल के बड़ी किया गया था। तो ये सारा चीज पता चला। लगभग क्या है कि 2500 साल पहले, डिस्कवरी तो 3000 साल पहले हुआ, लेकिन पॉपुलराइज कि बहुत ज्यादा स्तर पे यूज होना शुरू हुआ। किस लिए भाई, जो प्लाउशेयर वगैरह है, मतलब जो कह सकते हो ना मिट्टी को मिलाने वाला जो बड़ा बड़ा हल होता है, वो सब बनाने के लिए। जैसे देखिए कुछ आयरन टूल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है टोंग्स है, सिकल है, या फिर आपका एक्सेस वगैरह है, ये सब दिया हुआ है।
तो इस दोनों का यूज किस में होगा? एग्रीकल्चर में। टोंग तो है क्या, वो किसी चीज को पकड़ने वकड़ने में, गर्म चीज सबको पकड़ने में हेल्प करे, लेकिन ये एक्स जो है पेड़ काटने में मदद करेगा, सिक्कल घास वास काटने में मदद करेगा। अब क्या है कि कुछ स्टेप्स किया गया, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या होगा? इरिगेशन। तो सिर्फ इरिगेशन ही नहीं, बहुत सारे सिस्टम्स जो है डेवलप किए गए। जैसे क्या है कि आपका ये कह सकते हो कि ट्रांसप्लांटेशन हो गया, इरिगेशन हो गया, कैनाल, वेल, टैंक, आर्टिफिशियल लेक्स के थ्रू अभी जस्ट बताए थे ना कि एग्रीकल्चर को अगर डेवलप करना है तो आपको क्या देना होगा? अच्छे से सीड देना होगा, आपको उसको फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, आपको उसको टूल्स देना पड़ेगा, आपको उसको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? इरिगेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मतलब अभी हम लोग चैप्टर शुरू किए तो चैप्टर शुरू करने का ये मोटिव है कि भाई ये जो आपका चल रहा था राजपाट, इस राजपाट में क्या सिर्फ कॉन्कर किया जा रहा था? तो कहना नहीं, यहाँ डेवलपमेंटल काम भी हो रहे थे, जिससे विलेज में, सिटीज में, इन सब में डेवलपमेंट हो रहा था, अंतर बन रहा था, ये सब देखने को हमें मिल रहा था। अब कह रहा है कि एक ऐसा चार्ट है, कोई खास चीज नहीं है, ये बच्चों जैसा है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कह रहा है ना कि कुछ फ्रेजेस को फिट करने की कोशिश की। कह रहा है क्या कि राजा को चाहिए अपने आर्मी को चलाने के लिए पैसा, ठीक बात है। तो पैसा याद है पिछले चैप्टर्स में बताए थे कि कुछ ना मिले तो टैक्स लगा दो, टैक्स के रूप में उसको मिलेगा। अब अगर हायर टैक्स होगा तो फार्मर कोशिश किस चीज का करेगा? प्रोडक्शन बढ़ाने की करेगा कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा अनाज उगेगा, बेचेंगे तो ज्यादा पैसा होगा, तो अपना टैक्स दे पाएंगे। और ये प्रोडक्शन कब होगा? जब अच्छी क्वालिटी का सीड मिलेगा, फर्टिलाइजर मिलेगा। कुछ बातें अभी नहीं लिखा है 6th क्लास में, हायर क्लासेस में धीरे धीरे मिलेगा। अभी सिर्फ इरिगेशन पे फोकस किया है। तो वो सब चीज किससे होगा? ये सारे फैसिलिटी से। अब इरिगेशन वगैरह जो है, ये तुम्हारा फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कौन करेगा? उसके लिए क्या चाहिए? पैसा वैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो कहां से आएगा? राजा, क्योंकि ट्रेजरी का होल्डर कौन है? राजा है। उसके बाद क्या है कि जब यहां पे क्या होगा कि ये तो हो गया कि चलो इरिगेशन मिल गया, किसान का ये डिमांड है, राजा का ये डिमांड है, तो लेबर भी तो चाहिए, कि लेबर चाहिए होगा तभी तो काम करेगा, और ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, टैक्स ज्यादा मिलेगा, एंड लास्टली क्या है तुम्हारा कि सबको बेनिफिट हो जाएगा, फार्मर को भी बेनिफिट होगा और राजा को भी बेनिफिट होगा। तो ये सिंपल लॉजिकल सा बात है, उसको आप अरेंज कर लेना फ्रेज को। अब कह रहे कि विलेजेस में कौन लोग रहते थे? विलेजेस में कौन लोग रहते थे? तो देखो यहां 2 सेक्शन दिया है, एक नॉर्थ सेक्शन बताया है और एक साउथ सेक्शन। दोनों का बंटवारा जो है ना लगभग सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। कि एक होता था ना कि तुम्हारा जो रिच होल्डर्स है, जो तुम्हारे विलेज के क्या है ना अमीर लोग जिनका दबदबा है वो था। उसके अंदर जो है तुम्हारा, उसके नीचे क्या था? नॉर्मल फार्मर्स थे जो उनके बिहाफ में खेती करेगा और उसको टैक्स रेवेन्यू पहुंचाएगा। और उसके सबसे नीचे जो है एकदम लैंडलेस लेबरर्स, लैंडलेस लेबरर्स, इस साथ में आप लिख सकते हैं। साउथ में भी ऐसा ही था, हम R फॉर रिच लिख लेंगे एंड फार्मर्स जो है हम F फॉर लिख लेंगे एंड लैंडलेस लेबरर्स मतलब LL लिख लेंगे। यहां भी वही है, रिच है उसके अंदर फार्मर है, उसके अंदर क्या है? लैंडलेस लेबरर्स है। बस जो नामकरण होता है ना, वो नामकरण क्या था तुम्हारा कि अलग अलग था। जैसे क्या है कि यहां पे नॉर्थ में इसको कहा जाता था ग्राम भोजक, ग्राम भोजक, भोगने वाला, सबसे जो है कह सकते हो एकदम सबसे पावरफुल, ये पावरफुल इतना दबदबा था। अब सोचो क्या है कि अगर आप पावरफुल, हम देख लेंगे कि आप पावरफुल हो तो हम क्या कहेंगे कि अच्छा कोई ताकत वाला काम होगा तो इसी इंसान से करवाएंगे। अब पावर का जरूरत कहाँ कहाँ होता है? थोड़ा बैठ के बस सिंपली सोचो। पावर का जरूरत होता है न्याय देने में, आपके पास पावर होगा तभी तो आप क्या है किसी को न्याय दे पाओगे, न्याय दिला पाओगे। पावर का जरूरत कब होता है? वसूली करने में, माने पैसा वैसा कलेक्ट करने में। पैसा कैसे कलेक्ट हो रहा है? टैक्स से। पावर का जो है तुम्हारा जरूरत कब होता है? जब किसी को पनिश करना हो, अरेस्ट करना हो पुलिस में। तो ये सब चीज हो गया। तो मतलब है कि ये पावरफुल था, ये पावरफुल था। तो इसको पावरफुल काम सब दिया गया, जैसे क्या है पुलिस का काम दिया गया, जज का काम दिया गया, टैक्स कलेक्टर का काम दिया गया। जो ये फार्मर्स वगैरह था, इसके पास छोटा मोटा लैंड था, बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, इसको गृहपति कहा गया। गृहपति ऐसे लॉजिक लगा सकते हो ना कि भाई इसके पास अपना नॉर्मल छोटा सा घर था, उस घर ही का वो बस राजा था, अपनी फैमिली मेंटेन करता था, कोई बहुत बड़े सिटी का ऐसा राजा नहीं था। और उसके बाद क्या है कि जो सबसे नीचे जो एक तरह से दास की तरह है, तो क्या बोलेंगे? दास। अब काम कर रहा है तो कर्माकर्स,
दास कर्माकर्स, काम खत्म, यही है। इसी का अभी कभी आप नोट पॉज करके बना लीजिए। तो यहां पे याद करना है, सबसे अमीर, उससे थोड़ा कम मतलब मिडिल क्लास, और सबसे गरीब। ग्राम भोजक सबसे अमीर है, सबसे पावरफुल है, तो उसे पावरफुल काम जैसे पुलिस वाला काम, अरेस्ट करने वाला काम, जज वाला काम, फैसला वैसला देना दिलाना, टैक्स कलेक्ट करना। फार्मर्स है जो उस अमीर लोगों के खेत पे जो है सो खेती करेगा और अपना घर किसी तरह चलाएगा, इसलिए घर का पति है, गृहपति। और लैंडलेस लेबर एकदम क्या है, दास की तरह है, खाली काम करने के लिए है, छोटा मोटा उसको कुछ पैसा, कुछ गिफ्ट, कुछ खाने को मिल जाता है, दास कर्मकर्स। यहाँ पे जो है ना साउथ में यही थोड़ा सा यूनिक सा नेम है, इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा याद करने में। इसको हम कहते हैं वेलालार, जो अमीर लोग हैं। जो फार्मर्स है उसको उझावर कहते हैं, उझावर। और इसको जो है हम लोग कहते हैं आदिमई, या फिर कह सकते हो कदई सियार। थोड़ा सा ये यूनिक नेम है, अगर कोई नॉर्थ इंडिया से है तो उनके लिए यूनिक है। साउथ इंडिया से अगर कोई सुन रहा है ना तो उनको इनका लिटरल मीनिंग पता होगा। जैसे नॉर्थ इंडिया वाले को बहुत आसानी से समझ आ गया, अच्छा दास होगा तो दास कर्माकर, दास वाला काम करेगा। तो वैसे यहां पे देखो क्या है, वेलालार है। तो बात देख लो, लार्ज लैंड ओनर्स, जो ऑर्डिनरी पीपल लोग, मिडिल क्लास, जैसे उझावर है। और जो तुम्हारे क्या है, लेबरर्स है, स्लेव्स है, वो क्या है, कदईसियार। कदईसियार है लेबरर्स के लिए, और अधिमई है तुम्हारा किसके लिए, स्लेव्स के लिए। तो मतलब है कि विलेजेस में ऐसे लोग रहते थे तुम्हारे, कि मतलब एक क्लास, यहां से आप एक वर्ड में कहो कि यहां पे क्लास डिस्ट्रीब्यूशन था, अमीरी गरीबी का यहां पे दिख रहा है साफ साफ। नॉर्दर्न में देखिए ग्राम भोजक है, वही हेडमैन। उसके बाद ग्राम भोजक का जो काम है वो आप देख सकते हो कि ये सबको हायर वायर करता था, स्लेव वगैरह को, वर्कर को, ताकि उसके खेत पे काम कर सके। उसके बाद ग्राम भोजक के बाद क्या है आपका, गृहपति है, और उसके बाद क्या है, दास कर्माकर है। इसके साथ साथ क्या है कि कुछ और भी कलाकार लोग भी रहते थे, क्राफ्ट पर्सन भी रहते थे, जैसे ब्लैकस्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, वीवर, ये सब भी रहते थे। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि भैया बताओ विलेज में कौन कौन रहते हैं, तो आप कहना कि कुछ भी हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, नाम अलग होगा। जैसे सिंपल सा बात कह देते हैं कि जो भी है, इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो या कोई भी हो, खेती तो होता है, सब अनाज उगाते हैं। अब हो सकता है कि उस खेती को सब अलग नाम देते होंगे, या एक सिंपल सा शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप सभी ने सुना होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है आपका, कि जनरल नेम है शिफ्टिंग, मतलब क्या है, जंगल काटो, जला दो, और उससे जो खाद मिला उससे जमीन जो है उपजाऊ होगा, वहां खेती करोगे, और फिर मिट्टी का जो है वो फर्टिलिटी खत्म होगा तो जगह छोड़ के आप दूसरी जगह चले जाओगे। लेकिन क्या है कि अब मान लो कि अगर वही आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉर एग्जांपल है कि मणिपुर में है, तो उसको नाम कोई लोग पामलाव दे देते हैं। अगर वही चीज आपका मेक्सिको में चल रहा है तो मिल्पा बोल देते हैं। वही अगर जैसे मान लो छत्तीसगढ़ साइड में है तो दीपा बोल देते हैं, या फिर असम मेघालय में है तो झूमिंग बोल देते हैं, हिमालय में है तो खील बोल देते हैं, झारखंड में है तो कुड़ुआ बोल देते हैं। तो वैसे ही हुआ कि नॉर्थ हो या साउथ हो, खेती कर रहा है तो खेती जो कर रहा है ना उसका काम एक ही है, नाम अलग हो सकता है तो छोड़ दो। आपको यहाँ पे क्या करना है, रिच पर्सन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑर्डिनरी फार्मर्स मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, लैंडलेस लेबरर्स प्लस क्या मिलेगा, स्लेव्स मिलेगा। कि भाई अमीर जो है वो वर्कर को हायर करेगा, उसके पास पैसा ज्यादा है, अपना काम करवाएगा। दूसरा है कि वो पावरफुल ज्यादा है तो टैक्स वैक्स कलेक्ट करने का, पुलिस का काम, जज का काम राजा उसी को दे देगा कि भाई तुम ही कर लेना क्योंकि तुम ताकतवर हो, तुम्हारा पूछ है। लैंडलेस लेबरर्स, ये कह सकते हो ऑर्डिनरी जो पीपल है वो क्या करेगा, छोटे मोटे खेत होंगे या नहीं होगा तो रिच पीपल के खेत पे अपना काम करेगा, अपने घर का गुजारा करेगा। और लैंडलेस लेबरर जो है एकदम स्लेव्स वगैरह है। तो वैसे ही अब नाम अलग अलग था, कहीं पे ग्राम भोजक कहते हैं अमीर को, कहीं पे हम वेलालार कहते हैं, कहीं पे उझावर कहते हैं मिडिल क्लास को, कहीं पे हम नॉर्थ साइड में जो है उसी को गृहपति कहते हैं। जो लैंडलेस लेबरर्स है उसको कदईसियार कहा जाता है, इधर में नॉर्थ में ग्राम इसको दास कर्माकर कहा जाता है। तो अब थोड़ा सा संगम लिटरेचर के बारे में, यहां से कुछ नहीं, एक शब्द में जान लो ना कि तमिल लिटरेचर है। इसको मदुरई साइड में जो है मैप में प्लॉट करके देखना, तमिलनाडु में है, वहां पे आपका संगम क्या होता है, कोई चीज का मिलना। बहुत सारे लोग मिलते थे और लिटरेचर वगैरह जो है लिखते थे, और पोइट्री लिखते थे, ये सब लिखते थे। तो वही देखो असेंबलीज है, जो असेंबलीज जैसे आपका सभा समिति जो होता है ना, जनरल नाम, वही चीज को यहाँ पे साउथ में संगम कहा गया है। आपको फिर क्या है कि कॉइन्स,
तो कॉइन्स मिला। तो यहाँ पे अब जो है ना कि पहले टाइम का जो कॉइन था ना वो ऐसे रफ टाइप का था और कुछ खास था भी नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ना कॉइन और अच्छा और ज्यादा मिलने लगा। यहाँ जो कॉइन था ये पंच मार्क्ड था। पंच मार्क्ड कुछ नहीं है, कोई सरफेस है उस पर आप बहुत फोर्सफुली पंच करते हो, एक छाप बन जाता है, छाप बन जाता है। तो वैसे ही सिक्कों को हम पंच मार्क कहते हैं। ये दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो शीट है उसके ऊपर जोर से ठप्पा मार के छाप मार दो, या नहीं तो क्या मेटल का छोटा छोटा ग्लोब्यूल्स है, स्फेरिकल फॉर्म है, उसको जोर से प्रेशर में दबाओ तो एक तरह से वो चपटा हो जाएगा और उस पर कुछ छाप पड़ जाएगा। तो ये देखो ये फिगर ऐसा कुछ छाप जैसा बन गया ना, ऐसा वेन टाइप का कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कुछ जानवर जैसा फिगर जैसा कुछ ऐसा हाथी जैसा फिगर जैसा ऐसा ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। तो इसी को हम लोग पंचमार्क्ड कॉइन्स कहते हैं, जब लगभग 500 साल पहले। साल अभी नहीं याद करना, अभी कहानी को समझना है, सिंपल सा। यही है वो आपका टेबल की, देख रहे हो कि या तो क्या होता है कि मेटल शीट से या नहीं तो ग्लोब्यूल को पचका करने से बन जाता है। अब उसके बाद क्या है अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज। तो अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, पहले बताए थे ना, कमोडिटी, सामान की मदद से क्या होता था एक्सचेंज होता था, जैसे ग्रेन्स हो गया, सीरियल्स वगैरह हो गया, या फिर तुम्हारा क्या हो गया कि कुछ आपके जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, कह सकते हो टॉयज वगैरह है, उसके थ्रू एक्सचेंज होता था, या फिर फैमिलियर जो सैंड वगैरह है उन सब से एक्सचेंज होता था। तो कई सारे तरीके थे, जैसे कभी कभी जो होता था ना कि इन पर्सन लोगों की भी जो है ना, जैसे एक फैमिली है, उस फैमिली से क्या है कि भाई उसके पास बेटी है, दूसरे फैमिली में बेटा है, तो अच्छा ठीक है ऐसा करते, हमारे लैंड डिस्प्यूट है उसका सेटलमेंट ऐसा करते, दोनों की शादी करके, ये भी एक तरह का एक्सचेंज ही है। तो ये भी अदर अदर मीन्स है आपके, कुछ भी कमोडिटी उससे होता था। सिटीज के बहुत सारे आपके क्या थे फंक्शन थे, उसमें से एक सिटी चलो देखते हैं, मथुरा। मथुरा को अगर आप मैप में प्लॉट करोगे आएगा यूपी में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये क्या था ना, एक क्रॉस सेक्शन पे आता था। आप नॉर्थ से साउथ जाओ या फिर ईस्ट से वेस्ट जाओ, जहां पे क्रॉस सेक्ट करता था ना कि आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो, नॉर्थ से साउथ, उसी जगह पे मतलब इंपॉर्टेंट ट्रेड लिंक था मथुरा के पास। यहां पे आपको जो है ना रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म भी, कृष्णा वर्शिप जो है आज भी आप देखते हो मथुरा इज फेमस फॉर लॉर्ड कृष्णा। उसके साथ साथ यहां पे बहुत अच्छे से सेटलमेंट्स था। यहां पे अच्छे से क्या था ना कि चारों तरफ से प्रोटेक्शन के लिए फोर्टिफिकेशन किया हुआ था, घेराई किया हुआ था। अच्छे से यहाँ पे फूड वाटर का सोर्स था, आसपास के इलाकों में अच्छे से खेती हो रहा था, खाना वाना सब मिल रहा था, प्रोटेक्शन भी था, तो सब कुछ था। मतलब सिटी का ऐसा नहीं कि आपको ये एक ही ये रट्टा मारना है मथुरा। आप ये सोचो कि एक वेल डेवलप्ड सिटी है, उसका क्या क्या डिमांड है और उसको एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो देखो लगभग 2500 साल पहले की कहानी है ये। देख रहे हो क्रॉस रोड है दोनों रूट का, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे फोर्टिफिकेशन किया हुआ है आपका। उसके साथ साथ यहाँ सेवरल श्राइन्स है, मतलब रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। उसके साथ साथ यहाँ पे फूड वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे देख रहे हो स्कल्पचर वगैरह भी। ऑब्वियसली देखो रिलीजियस साइट होना, ये एक चीज, एक ट्रिक याद रखना, रिलीजियस साइट होगा तो वहां कुछ ना कुछ आपका मूर्ति बनेगा। हिंदी का स्पेलिंग अगर गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में सही करके बताइए। मूर्ति वगैरह बनेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको स्कल्पचर वगैरह देखने को मिलेगा। या अगर अमीरी ज्यादा है, रिचनेस अगर ज्यादा है, तो डेफिनेटली वहां पे कुछ जो है ना मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी, टेम्पल्स वगैरह भी, बड़े बड़े श्राइन्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये दो चीज आपको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ क्या था, कुशानास जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, अभी नाम याद रख लीजिए कि जो कुशानास है उसके एक इंपॉर्टेंट रूलर थे कनिष्क। ये इसका जो है ना आपका सेकेंड कैपिटल था मथुरा, लगभग 2000 साल पहले। और बुद्धिस्ट है, जैन है, साथ ही साथ कृष्ण, हिंदुइज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका क्या है कि कई सारे आपको जो है ना इंस्क्रिप्शंस यहां देखने को मिलेगा। इंस्क्रिप्शन पे क्या था ये ध्यान में रखना, ऑर्डर्स वगैरह नहीं था, यहाँ पे गिफ्ट का जिक्र किया हुआ था कि क्या गिफ्ट दिया जाता है उसका आपका यहाँ पे जिक्र किया हुआ था। प्लस यहाँ पे कई सारे और प्रोफेशन के लोग भी थे, मतलब एक नॉर्मल सिटी की तरह। आज भी इतना सारा पॉइंट नहीं भी याद हो ना, तो आप सोचो आप जिस भी सिटी में हो वहां बैठ के आप सोचो कि आप अपने सिटी में क्या देखते हो। तो आप अपने सिटी में क्या देखते हो कि बहुत सारे जो है ट्रेडर्स वगैरह है, दुकान उकान है, मार्केट है, तो वहां से खरीद बेच होगा। दूसरा चीज आप देखते हो कि आपका एक प्रॉपर जगह है, दुकान है, जहां से अनाज उनाज लाते हो, जो आपका पानी का सप्लाई मिल रहा है आपको एसेंशियल फंक्शन के रूप में, यहाँ भी वही चीज है। इसके साथ साथ आप देखते हो कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है जहां से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। कैसा इंफॉर्मेशन
कि अभी का जो कंडीशन है हमारे सिटी का, उसके बारे में मान लो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का, आपके डीएम ऑफिस का या किसी का कांटेक्ट निकालना आपको मिल सकता है, या फिर कि आपको ये जानना है कि इस सिटी में पास्ट में कोई इंपॉर्टेंट घटना हुआ है, कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत बुरा, उसके बारे में भी आपको रिकॉर्ड मिल सकता है। वही चीज यहाँ पे भी है। तो एकदम जो आज का समय है ना, बिल्कुल वैसा ही है। अब कह रहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हु लिव्ड इन मथुरा, यही आंसर है आपका जस्ट। अब आता है क्या कि क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, कलाकार लोग, कि क्या क्या कलाकारी करते थे। तो इनका कलाकारी जो है ना, अब के टाइम में जो है पॉटरी में बहुत इंपॉर्टेंट देखने लगा। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, कुछ नहीं इतना भारी भरकम नाम देके, जैसे पहले था ना ग्रे वेयर था, उससे पहले क्या था ब्लैक एंड रेड वेयर था, वैसे ही अभी। अब कमेंट सेक्शन में बताओ जो ग्रे ग्लेज्ड वेयर जो था वो किस टाइम में था, और दूसरा आप बताइए कि ब्लैक एंड रेड वेयर किस टाइम में जिक्र किए थे। ऋग्वेदिक था, मतलब अर्ली वैदिक था, लेटर वैदिक था, या इंडस वैली था? कमेंट सेक्शन में बताओ। तो नॉर्दर्न ब्लैक कुछ नहीं है, आग पे बहुत देर तक आप तपा दोगे तो उस पे काला जो है परत पड़ जाएगा, और उसी को आप घिस दोगे तो शाइन करेगा पॉलिश, उसी को कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। यहाँ पे वही चीज है, डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। तो ये सब आपको क्या है कि ये देखने को मिला। इसके साथ साथ आपको कुछ एविडेंसेस वगैरह जो है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है बहुत सारे नहीं भी सर्वाइव किए, लेकिन कुछ आपको इन सब जगहों से देखने को मिला। नॉर्थ में अगर पूछे तो बनारस बोलना, साउथ में बोले तो मदुरई कहना। अब स्पिनिंग वीविंग का क्या रूल था, अर्थशास्त्र से मिला, कुछ नहीं है, सिंपल मतलब से समझो ना कि एक तरह से ऐसे लोग जिनको बहुत आसानी से लाइवलीहुड नहीं मिल सकता, जैसे विडो वुमेन हो गई, या फिर कि मान लो सिंगल वुमेन हो गई, या फिर डिसेबल्ड लोग हो गए, ऐसे लोग जो है ना जिसको हर क्षेत्र में बहुत आसानी से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता था, वो लोग करते थे। तो एक तो ये था कि आप फैक्ट्री में जाओ और सुबह से डेली वेज के ऊपर ये लोग काम करते थे कि सुबह से शाम तक जो है आप काम करो, एकदम अर्ली मॉर्निंग जाओ, दिन भर काम करो, शाम को अपना पैसा लो और घर आ जाओ। नहीं तो वो ऐसा होम से भी, वर्क फ्रॉम होम कल्चर था, देख लो कितना पुराना टाइम पे। अपने जो जिनको परमिशन नहीं था बाहर निकलने का, तो वो अपने नौकरों को भेज के जो है ना रॉ मटेरियल मंगा के काम करके और फिर फिनिश गुड को सर्वेंट के थ्रू भेज देते थे। हाँ, अब फैक्ट्री में क्या है कि कोई आपका जो मैनेजर जिसको आप कहते हो, वो अगर काम के अलावा इन लेडीज से कुछ भी और बात करे, तो जैसे आज के जमाने में है ना एक्ट कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, वैसा कुछ उस समय भी था कि काम का काम बात करो, काम के अलावा अननेसेसरी बात करोगे तो फिर आपको सू कर दिया जाएगा, मतलब है आपको सजा मिलेगा। यही कुछ ऐसा दिया हुआ। अब इसके साथ साथ देखिए बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन जो थे ना, क्राफ्ट पर्सन वो सब क्या करते थे, ग्रुप बना लेते थे। जैसे आज की डेट में भी होता है ना कि ट्रेड यूनियन वगैरह आप सुने होंगे कि बहुत सारे लोग मिलकर अपना यूनियन बना लेते हैं ताकि एक को प्रॉब्लम हो, या कॉन्फेडरेसी बना लेते हैं, टीचर्स लोग का अपना ग्रुप, लॉयर लोग का अपना ग्रुप, डॉक्टर्स का अपना ग्रुप। वो इसलिए ना ताकि कल को क्या है ना कि कोई प्रॉब्लम आए हमारे प्रोफेशन की तरफ किसी के साथ, तो कलेक्टिव होके एक दूसरे का जो है ना हम लोग सपोर्ट कर सके। पहले भी वैसा ही था कि ये ग्रुप बनाते थे, जिन ग्रुप्स को हम क्या कहते थे, श्रेणीज कहते थे। श्रेणीज, देखो श्रेणी का काम क्या था, सपोर्ट करना। एक शब्द में कहोगे सपोर्ट करना, क्या सपोर्ट करना कि भाई जिसको जिसको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल मंगवा दो, बन गया गुड तो उसका मार्केटिंग करवा दो, ये सब काम करता था। मतलब ट्रेड वगैरह में हेल्प करता था। तो देख लो, ट्रेनिंग देना, रॉ मटेरियल लाना, फिनिश्ड गुड को ये करना, मार्केटिंग करना, मतलब एक तरह से जो इनका काम था उस वर्क में पूरी तरह से क्या करना, सपोर्ट करना। अब एक और शहर है, अभी मथुरा पर है, अब दूसरा अरिकामेडू, ये साउथ में कोस्टल एरिया है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले आपका जो एक शहर था जो कि कोस्टल सेटलमेंट था। ये एक तरह से यहाँ पे ना ट्रेड का इंपॉर्टेंस आपको दिखाया, जैसे मथुरा में सेटलमेंट का इंपॉर्टेंस दिखाया, वैसे यहाँ पे ट्रेड का दिखाया कि जो रोमन वेस्ट साइड से जो है ना बहुत सारा ट्रेड आता था, बहुत सारे पॉट्स आते थे जो मेडिटेरेनियन टाइप के थे, मतलब काफी रेडिश ग्लेइंग टाइप के थे। इंडियन वाला नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर नहीं था। अब इतना सारा ट्रेड होगा तो ऑब्वियसली बड़े बड़े वेयर हाउस, स्टोरेज हाउसेस बनाए जाएंगे और उसके लिए बहुत सारा ब्रिक लगेगा, और वो अगर बहुत पुराना टाइम का ढह गया होगा, दब गया होगा अंदर, तो जब खुदाई किया गया तो बहुत सारा ब्रिक का स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बहुत बड़ा बड़ा मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर देखने को मिला। यहाँ शिप्स आता था, मतलब यहाँ ट्रेड होता था, उसके वेयर हाउस था यहाँ देखने को मिला था। इसके साथ साथ क्या है, मेडिटेरेनियन रीजन से पॉटरी आता था, जैसे M4, ये नाम याद रख लो, M4, टॉल डबल हैंडल जार्स दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल। इस तरह से ऐसे करके ऐसे जार होता है ना,
ऐसे 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 बहुत लंबा लंबा इसका ऐसे 2 हैंडल होता था, इसी को हम कहते थे M4। M4 इसके साथ साथ रेड ग्लेज पॉटरी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर से अलग, जिसका नाम था एरेटाइन वेयर। M4A एंड एरेटाइन, ये ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ये इटली, आज की इटली से आता था ऐसा माना जाता है। तो ये सब बहुत सारा जो है ना रोमन एरिया से आपका ट्रेड होता था। और कुछ आपको टैंक्स भी देखने को मिला है जहां पे क्या होता था, कपड़े का डाइंग वगैरह किया जाता होगा, बीड्स देखने को मिला है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स देखने को मिला है। मतलब यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छे से डेवलप्ड था। और ये सब जैसे देखो कि कुछ इंस्क्रिप्शन वगैरह देखने को मिला, पत्थरों पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो अलग अलग प्रूफ्स मिलते हैं जिससे हम ट्रेड का, सिटी का, विलेजेस का, ये सब का हम आइडिया लगाते हैं। तो चैप्टर का नाम ही क्या था आपका? चैप्टर का नाम ही था कि कैसे विलेज था, कैसे टाउन था, कैसे ट्रेड था। विलेज का हमको आइडिया मिल गया। विलेज में क्या था कि आपका एग्रीकल्चर का काम होगा, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए इरिगेशन, आयरन टूल्स, ये सब होगा। फिर उसके बाद सिटीज की बात हो गई, कैसे कैसे लोग रहते थे, एक हायरार्की था। उसके बाद उसके सेटलमेंट के लिए एक मथुरा नाम का शहर पढ़े, और ट्रेड के लिए हम लोग जो है अरिका मेडू पढ़े, कोस्टल टाउन है। अब ये है बैरीगाजा, कुछ नहीं है, भरूच है। भरूच है ऐसे करके आप अगर गुजरात देखोगे ना, इस तरह से आपका गुजरात है ऐसे, तो यहां पे कहीं पड़ेगा, गल्फ ऑफ खंभत के आसपास, गल्फ ऑफ खंभत। और गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, ये ज्योग्राफी के लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया हुआ है डेफिनेशन के साथ। तो आप जाके वहां से उस डेफिनेशन को देख सकते हैं। ये यहां से भी क्या है ना, ट्रेड का बात करता है कि बहुत सारा चीज था जो यहां से भरूच के थ्रू इंडिया से वेस्टर्न साइड जाता था और वेस्टर्न से यहां पे आता था। ये आपको याद नहीं करना, बस एक नाम याद रख लो कि कभी कभी आपसे ऐसे सिंपली यूपीएससी में एक 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ देगा कि भरूच इन एंशिएंट टाइम वाज फेमस फॉर, अरिका मेडू इन एंशिएंट टाइम वाज फेमस फॉर, या फिर आपसे बोल देगा कदैसियार इज रेफर्स टू। आप देखे होंगे यूपीएससी के कई क्वेश्चंस या प्रीलिम्स का आप हिस्ट्री का क्वेश्चन निकाल के देखो, तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली कोई ऐसे टर्म से होता है ना जो बच्चा जनरली भूल जाता है, मिस कर जाता है। आप कदैसियार नाम सुन के जनरली समझ नहीं आता कि इसका क्या से, अब ग्राम भोजक दे देगा तो वो सेंस लगा लेगा, लेकिन कदैसियार दे दिया, उजावर दे दिया, वेलालार दे दिया तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब ट्रेड एंड ट्रेडर्स, यहां पे भी वही कुछ नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, जो कंट्री में है, ये मेरा प्यारा भारत है, यहां जो रहेगा वही तो ट्रेड करेगा बाहर, और बाहर में जो रहेगा, ये सपोज कंट्री ए है, कंट्री बी है, ए इज इंडिया, बी इज अदर कंट्रीज। तो यहां से पॉटरी वगैरह जो है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर काफी ज्यादा बनता था, और आपके जो टेक्सटाइल वगैरह चीज है वो सब यहां से जाता था। कुछ आपके मेटल्स वगैरह थे वो सब जाते थे, और दूसरी जगह से भी आपका कुछ प्रेशियस चीजें आता था, प्रेशियस स्टोन्स, खाने का सामान, ये सब। तो ये ट्रेड का मतलब ऐसा सिंपली नहीं है कि कुछ भी कहीं ले जाके बेचो। एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि जैसे मान लो आप इंडिया में बैठो, आपको लग रहा है कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस खोलना है, तो आपके दिमाग में लग रहा है अच्छा ऐसा करते हैं कि मखाना है, मखाना जो है अमेरिका में लोगों को चाहिए लेकिन वहां मिलता नहीं, वहां उगा नहीं सकते, क्यों ना हम अपने यहाँ से वहां पे मखाना बेचे, काफी अच्छे से अच्छे दाम में बिकेगा, भी हमको प्रॉफिट होगा। फिर आपको लगा अच्छा अमेरिका में जो है कोई फ्रूट है जो मिल रहा है, हमारे यहाँ नहीं होता, क्यों ना उसको लाके यहाँ बेचा जाए, तो क्या होगा कि प्रॉफिट होगा, उसको भी हमको भी, कि उस देश से आएगा तो उसको उसके देश में भी पैसा जाएगा, जो प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे हमको मिलेगा। तो ऐसे ही है, जिसको कम है, मतलब एक तरह से मॉडर्न बार्टर सिस्टम। तो क्या होता था कि पहले सिर्फ बार्टर सिस्टम कमोडिटी के वे में ही सब लोग एक दूसरे से ट्रेड करते थे, अब क्या है, अब दोनों है, अब पैसा भी है, कॉइन्स भी हैं, और क्या है कि कमोडिटीज भी एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। बदले में जैसे हम कोई सामान उधर बेचें, एक्सपोर्ट किए, तो वहां से हमको कुछ पैसे मिलेंगे, मे बी पंचमार्क कॉइन्स के फॉर्म, या मे बी हमको लग रहा है कि नहीं कॉइन्स छोड़ो, तुम अपना कोई कमोडिटी उतने दाम का हमको दे दो। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। अब ये पोएम है, इसको कोई जरूरत नहीं है याद वाद करने का, कोई फायदे का नहीं है। ये आप ट्रेड कहाँ से करें भाई, जो ओशन सी आसपास रहेगा वहीं से ना ट्रेड करेगा। तो ये किधर जा रहा था, ऐसे इंडिया था, इधर से ज्यादातर इधर आपका जा रहा था, इधर से इधर आ रहा था। इधर जो है ना बिलीव था कि इधर थोड़ा सा उस समय, आज के डेट में ये बहुत प्रॉस्पेरस है, साउथ ईस्ट एशिया काफी ज्यादा क्या है ना ग्रो कर गया, बहुत ज्यादा, जैसे सिंगापुर वगैरह। लेकिन पहले क्या था ना, ये माना जाता था ना कि वेस्ट बहुत प्रॉस्पेरस है, तो वहीं सामान भेजो, वहीं से ज्यादा आता था, तो इधर से ज्यादा होता था, या फिर इधर के लोग भी जो है ना आते थे तो इधर कम जाता था, और इधर से घूम के आए और इधर में ले गए बेचने के लिए, तो ये काम होता था। अब आता है न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट।
कुछ नए नए जो है ना किंगडम्स आपके आने शुरू हो गए। तो अब आपको संगम लिटरेचर जो है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। संगम पोएम जो है ना मूवेंदर के बारे में कहता है। मूवेंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है ना कि 3 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पावरफुल चीफ होते हैं, उसे जो है हम तो इसमें साउथ तमिल की भाषा में मूवेंदर कहते हैं। और ये सब कोस्टल किंगडम थे, मतलब है ना कि समुद्र के किनारे के आसपास थे। जैसे आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत जब हुआ, एस्टेब्लिश हुआ ना, तो एकदम इंटीरियर में था, दिल्ली के आसपास। लेकिन चोला चेरा पांड्या ये सब देखोगे, ये सब क्या था, कोस्टल किंगडम्स था। तो जैसे देखिए चोला चेरा पांड्यास, ये 3 इंपॉर्टेंट थे, इस तीनों को मिला के कहा जाता है मूवेंदर। ये लगभग 2300 साल पहले की बात है। तो ये आप अगर इंडिया का मैप ऐसे बना लो ना, इधर में छोटू सा श्रीलंका लटक रहा है, इधर में आप देखो केरला साइड में ये वाला और ये वाला हिस्सा, ये है आपका क्या, ये है पांड्यास, हार्दिक पांड्या नहीं, पांड्या किंगडम। ये है आपका चोला, और केरला साइड में जो है ये आपका चेरा। और कह सकते हो कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का और नॉर्थ तमिलनाडु का, थोड़े बहुत कर्नाटक, ये चला गया तुम्हारा चोला में। और साउथ वाला जो है एकदम कन्याकुमारी के टिप तक में ये आ गया पांड्यास में। बाद में पल्लवास भी आएगा इसी के इर्द गिर्द में, और उसके बाद जो है चालुक्यास भी आएगा। तो हर एक के पास 2 सेंटर था पावर का, एक अंदर और एक कोस्ट पे। ऑब्वियसली क्या है, कोस्ट के नजदीक है तो कुछ पावरफुल एरिया होना चाहिए कोस्ट पे भी, ताकि ट्रेड आता रहे, उससे पैसा आता रहेगा। और दूसरा अंदर में इसलिए रहेगा ताकि इनर के पॉपुलेशन पे भी नोट करते रहे, वो एग्रीकल्चर से जो आएगा उससे भी टैक्स लेते रहे। तो इसका मतलब है हर एक के पास 2 है, तो टोटल 3 का 3 गुने 2 6 हो जाएगा। तो टोटल 6 सिटीज था, उसमें से एक इंपॉर्टेंट अभी याद कर लो, पुहर। अभी रिसेंट के यूपीएससी एग्जाम में आपका पूछा था कि पुहर वॉज फेमस फॉर, चोला का पोर्ट था। सोचो 6 क्लास के टर्म से, अभी रिसेंट में 1 से 2 साल पहले ये क्वेश्चन आपका आया। और मदुरई जो है ये पांड्यास का कैपिटल था। अभी आप समरी कर रहे हो, आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है कि भाई पांड्या कैसे अराइज हुआ, पांड्या और चोला के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट था, चोला चेरा पांड्या चेरा के बीच क्या कन्फ्लिक्ट था, ये कुछ नहीं। अभी आप सिंपल समझो कि अंदर में मौर्य वगैरह किंगडम था, वो पूरा फैला। उसके बाद वो जब खत्म हुआ तो उसके बाद कुछ छोटे छोटे किंगडम्स आए अंदर में भी, और कोस्टल एरियाज में भी किंगडम्स आए। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो चीफ है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, रेगुलर टैक्स वगैरह कलेक्ट नहीं करते थे, रादर गिफ्ट जो डिमांड करते। मतलब इनका ये था ना कि ये सोचते थे ना कि लोगों को ये बिलीव करवा दो कि नहीं राजा हमें जो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, अच्छा है, जब मनु वॉलंटरी गिफ्ट वगैरह की डिमांड कर रहा है, ऐसा था। साथ ही साथ लड़ने वड़ने भी जाते थे। अब अभी रिसेंट में जैसे आपका आया है PS1 PS2, ऐश्वर्या राय की मूवी है, वो आप जरूर देख सकते हैं। उसमें आपका जो है यही साउथ के किंगडम्स के बारे में थोड़ा सा बताया है, लेकिन बहुत बढ़िया चीज है। उसके साथ साथ क्या है कि जो मिलिट्री लड़ाई वड़ाई के लिए आते थे, ऑब्वियसली कुछ माल पानी भी जो है वसूली करके आएंगे। उस वसूली में से कुछ अपने पास रखे पहले की तरह ऋग्वेदिक टाइम का, अब कुछ जो है बाकी लोगों में क्या कर दिए, बांट दिए। तो ये हमको संगम वगैरह से देखने को मिलता है। ये सारा इंपॉर्टेंट चीज, मतलब सिंपल सा जो पहले ऋग्वेदा टाइम में था ना कि राजा है, राजा कहा कि देखो भाई हमको टैक्स वैक्स नहीं चाहिए, ये प्रजा है, इसने कहा कि ऐसा करो कि तुमको जो लगता है गिफ्ट उफ्ट के तौर पे दे दो, हम जाएंगे लड़ने उड़ने के लिए, मिलिट्री एक्सपेडिशन के लिए। तो हम क्या करेंगे ना कि वहां जो लूटपाट होगा, जो हम लेके आएंगे, वो हम तुम लोगों में क्या कर देंगे, बांट देंगे, और कुछ जो अपने काम का होगा वो सब भी हम रख लेंगे। उसके बाद इन सभी कोस्टल के बाद 200 साल के बाद लगभग एक और किंगडम आया जिसको हम सतवाहना कहते हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका नाम इनकी माँ के ऊपर पड़ा है, मैट्रियार्कल बिलीफ वाले लोग थे। तो ये जो है ये डायनेस्टी आपका आया, देख रहे हो, ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालश्री। और इसको कहा जाता है लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ। अभी मैप में आपको बताते हैं कि ये सारे किंगडम्स कहाँ कहाँ मोटा मोटी लोकेटेड थे। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आइडिया, मतलब अब मौर्य खत्म हो गया है। इस चैप्टर में मौर्य के खत्म होने की बात कह रहा है, मौर्य खत्म हो गया है, उसके बाद क्या क्या हुआ उस सब का जो है जिक्र यहाँ पे कह रहा है। इसके साथ सिल्क रूट एंड कुशान। सिल्क रूट कुछ नहीं, ऐसे इंडिया है ना, इस तरह से आपका इंडिया है, ये नेपाल है, ये ऐसे भूटान है, ये नॉर्थ ईस्ट है, इस तरह से आपका ये राजस्थान साइड है, ये गुजरात साइड है, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो लगभग था ना, ऐसे करके जो जाता था ना, ये चाइना के थ्रू ऐसे ऐसे, ये यही था आपका क्या, सिल्क रूट था। सिल्क रूट कुछ नहीं, ट्रेड रूट था,
काफी फेमस, जैसे आज के डेट में आप सुने होंगे ना कि चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव कर रहा है, हम लोग आईमैक बना रहे हैं, INSTCT बना रहे हैं, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर बना रहे हैं। तो वैसे मतलब एक पाथवे जिसके थ्रू बहुत सारे ट्रेडर जाते थे, उनको सेफ्टी दिया जाता था, अटैक कम होता था, वही था सिल्क रूट। तो ये कुशाना किंगडम से भी रिलेटेड था, ये लगभग 2000 साल पहले ऐसा कुछ था। और ये अलग अलग तक्षशिला, मथुरा, कई सारे सिटीज से जो है सिल्क रूट का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिल्क ही ट्रांसपोर्ट होता था, हाँ वो एक मेजर पोर्शन था, बट ये ट्रेडिंग एरिया था। इसके बारे में यहाँ पे आपका जिक्र किया हुआ है। अब चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपको मैप में बताते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स कि डैश वाज वर्ड यूज फॉर लार्ज लैंड ओनर्स इन तमिल, अभी पढ़े थे ना, वेलालार। ग्राम भोजक ऑफन गैसेड बाय द किसे, स्लेव को एंड वर्कर को जो अपॉइंट करता था, स्लेव एंड वर्कर को। प्लाउमैन वर नोन एज, कि प्लाउमैन को क्या कहते थे, ऐसा नाम है ना कि लिखने में भी दिक्कत हो रहा, उजावर। वही लैंडलेस रहता, लेबरर तो कदाइसियार। मोस्ट गृहपति वर स्मॉल, थोड़ा थोड़ा लैंड था उसके पास। अब कह रहा है कि डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ग्राम भोजक, व्हाई डू यू थिंक ही वाज पावरफुल। पावरफुल इसलिए था ना क्योंकि ये रिच था, सिंपल सी बात है, रिच है तो रिसोर्स है, रिसोर्स है तो डेवलपमेंट कर सकता है। ग्राम भोजक का क्या काम था, आप कहना कि क्या है, पुलिस का काम करता था, जज का भी काम करता था, और टैक्स कलेक्टर का भी। लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज, बस डाल देना क्राफ्ट पर्सन कौन कौन सा था, वीवर था, या फिर अपना मेटल वर्कर करने वाला था, पॉटरी मेकिंग करने वाले थे भी था। उसका कह रहा है कि पंचमार्क कॉइन्स वर मेड ऑफ, याद रखना पंचमार्क कॉइन्स बना होता था कॉपर से और सिल्वर से। आगे इसके आगे जब बढ़ेंगे ना तो हमको गोल्ड का भी अभी देखने को मिलेगा, अभी फिलहाल जो इस चैप्टर में है वो बना होगा सिल्वर का, सिल्वर नहीं रहता तो कॉपर होता। मथुरा वॉज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर, अगर रिलीजियस सेंटर नहीं रहता तो हम क्या करते, सेटलमेंट भी आंसर कर सकते थे। ये आपके कुछ डेट्स है, बाद में कर लेना याद। श्रेणीज ग्रुप था मर्चेंट्स का, तो मर्चेंट और क्राफ्ट पर्सन का था, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। उसका कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ एविडेंसेस डू हिस्टोरियंस यूज टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेड, क्या क्या एविडेंसेस। देखो आर्कियोलॉजी, खुदाई उदाई करेगा तो जैसे अरिका मेदू में था ना कि खुदाई किया तो ब्रिक वगैरह बहुत सारा मिला देखने को, पॉटरी वगैरह देखने को मिला, कुछ आपके सील्स देखने को, मुहर देखने को मिला, बीड्स देखने को मिला, टैंक देखने को मिला जहां डाइंग वगैरह होता था। तो आर्कियोलॉजी से, कॉइन से, सील से, इन सब से आपको प्रूफ देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट इंस्क्रिप्शन भी बोल सकते हो, और अगर मैन्युस्क्रिप्ट है तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद कह रहा है डिस्कस करने, तो अब ये आयरन टूल जो पेज नंबर 70 पहला ही पेज में था ना, उसमें था ना टोंग था और आपका एक्स था और सिक्कल था, तो एक्स और सिक्कल का यूज होगा खेती बाड़ी में। उसके बाद अब ये सब आपका होमवर्क है, ये देख लेना, और ये कुछ एज है होमवर्क है, मतलब सब अलग अलग एरिया से आते हैं, तो अपने हिसाब से आपके एरिया का ड्रेनेज और पुराने टाइम का अगर कंपेयर करोगे तो आपके एरिया का ज्यादा एडवांस होगा, क्योंकि आप मॉडर्न टाइम में हो, पुराने का क्या था, प्रिमिटिव था। उसके बाद है कि अगला क्वेश्चन वही सब है कि आप अपने आसपास क्राफ्ट पर्सन को देखते हो, उसमें क्या ये देखने को मिलता है, क्या मटेरियल यूज करता है, क्या इक्विपमेंट यूज करता है, तो ये सब आपका ये वॉलंटरी क्वेश्चन है, मेन जो एग्जाम में पूछ सकता है वो देख लिया। तो ये सब आपका क्या है कि कुछ डेट्स दिया है। अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए हुआ क्या कि जो मौर्य थे, मौर्य का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ का क्या था ना कि कमांडर था, बृहद्रथ का ही जो है कमांडर थे पुष्यमित्र शुंगा, जिसने क्या किया, खेल खल्लास कर दिया, अपने ही राजा को मार दिया, एसासिनेट कर दिया, एसासिनेट, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा को खत्म करके राजगद्दी, ये राजपाट में चलता रहता है, नो वन इज फ्रेंड नो वन इज एनिमी। तो अब क्या है कि इसको मार दिया, मार देने के बाद जो है ना इसने स्टैब्लिश किया, क्या स्टैब्लिश्ड शुंगा डायनेस्टी। तो ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर नंबर जो 8 है ना, ये आपको बता रहा है ना कंडीशन आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मौर्यस। और वो भी ज्यादा मतलब सिंपली आपको थोड़ा बहुत क्या बता रहा है कि विलेज का क्या हाल था। तो भाई विलेज में क्या था कि यहाँ पे भी ऊंच नीच था, आपका एक तरह से क्लास डिफ्रेंसिएशन देखने को मिला था। विलेज में क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था। विलेज में आपका क्या था कि जो विलेज वगैरह यहाँ पे थोड़े बहुत क्या थे, सेटलमेंट्स वगैरह थे। एग्रीकल्चर जब होता था
तो एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या चाहिए, इरिगेशन चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, सीड चाहिए। इरिगेशन के लिए सॉरी एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए। तो यही सब एक तरह से जो है इसका सबका केयर कौन कर रहा था, किंग कर रहा था। तो मौर्य के टाइम में क्या था, मौर्यंस के टाइम में ये काफी लार्ज एम्पायर था। बताए थे ना कि ये बहुत बड़ा किंगडम था, इसलिए इसको एम्पायर कहे। और सिंस इसमें अपने ही फैमिली के रूलर्स बनते गए तो डायनेस्टी कहा गया। बड़ा एम्पायर जब अपना ही फैमिली का हो रूलर तो क्या बोलेंगे, डायनेस्टी। ये एक तरह से सेंट्रलाइज था, काफी बड़ा था, एक कंट्रोल में था। लेकिन आफ्टर मौर्यास क्या होने लगा, डिसइंटीग्रेशन होने लगा। डिसइंटीग्रेशन होने लगा मतलब एक तरह से पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया। मतलब है कि सब लड़ रहे हैं, सबको सुपीरियोरिटी चाहिए, तो पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया। कहीं पे भी जब आपके घर में ही जब 5 लोग हैं और पांचों आपस में लड़ते रहे ना, तो बाहरी वाला फायदा उठाएगा ही उठाएगा। ये आप जान लो कि वो है ना, क्या कहते हैं, एक कहावत है, भूल गए, जब याद आएगा तो अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तो बिल्कुल वैसा ही क्या है कि आपस में लड़ाई होगा तो फायदा दूसरा उठाएगा। उसको लगे अच्छा इसके घर में तो लड़ाई चल रहा है, क्यों ना इन सबको और लड़वा दे और इन लोग को बर्बाद कर दे, इन लोग का प्रॉपर्टी हमारा पे। तो वैसा ही क्या था, ऐसा कुछ हुआ था। तो मौर्य के बाद क्या है ना, एक्सटर्नल इन्वेजन्स भी होने लगा। किसका किसका हुआ हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंडो ग्रीक्स का हुआ, साकाज का हुआ, आपका कुशानास का हुआ। ये सेंट्रल एशिया का लगभग मान के चलो, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया साइड के जो है एम्पायर थे। और एक पार्थियंस था जिसमें ये ज्यादा प्रोमिनेंट था, मोर प्रोमिनेंट, थोड़ा ज्यादा बड़ा। एक होता है ना कि छोटा में भी जो थोड़ा बड़ा होता है, तो ऐसा नहीं था कि मौर्य के साइड का था, सब छोटे छोटे पैचेस में थे। प्लस क्या था कि प्लस इंटरनल जो था ना, इंटरनल डायनेस्टी भी खत्म हो चुका था। अब छोटे छोटे क्या थे ना, फ्रैगमेंट्स में आपके क्या थे, किंगडम्स थे। अब एम्पायर या डायनेस्टी कहना सही नहीं होगा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में किंगडम्स थे। जैसे आपका मौर्य की बात क्या बताए थे कि मौर्य से पहले बहुत सारे थे, जैसे हरियाणक था, शिशुनाग था, नंदा था, मौर्य था। मौर्य के बाद की हम बात करें तो आपका मौर्य के बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंगा ने मार के क्या किया, शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश किया। शुंगा के बाद क्या है आपका, कानवा एक छोटा सा डायनेस्टी आया। और कानवा डायनेस्टी के बाद जो है एक तरह से सतवाहना डायनेस्टी आया। और ये सब मान के चलो ना, ये सब किधर था, सेंट्रल इंडिया। तो सोचो क्या है, और ये सब क्या था, ये सब जो है ये सब आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले हिस्से में आपको देखने को मिलता है। तो मतलब एक पूरा जो सब कॉन्टिनेंट जो यूनाइटेड था ना, वो आपका छोटे छोटे सेक्शंस में बट गया। और इधर साउथ इंडिया में आपका क्या है, साउथ इंडिया में क्या हुआ, तो साउथ इंडिया में फ्रेगमेंटेशन हुआ कि लगभग जो है लगभग मान लो ग्रेटर देन 2000 ईयर्स अगो, आज से मतलब 2300-2500 साल पहले जो है ना, वहां पे आपका जो है मान के चलो 3 डायनेस्टी था, चोला, चेरा एंड पांड्यास, ये था। इसके बाद आफ्टर देम चोला जो है 2 बार आया, एक इंपीरियल चोला कहते हैं, एक एंशिएंट चोला कहते हैं, ये सब बाद में देखेंगे। अभी आफ्टर देम एक और 2 और डायनेस्टी आया, एक था आपका पल्लवास और एक था चालुक्यास। तो देख लो फ्रैगमेंटेशन हो गया। इसके बहुत बाद थोड़ा सा गुप्ता में दिखता है कि वो फैलता है समुद्रगुप्त के टाइम में स्पेशली, लेकिन जो एक तरह से कह सकते हैं बहुत अच्छे से मुगल जो है ना स्टेबल फॉर्म में आया। लेकिन फिर वो भी 1707 के बाद क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट आपका कर गया। तो अगर आप इंडिया का जो है ना ऐसे फिगर बना ले, थोड़ा सा इतना सुंदर नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ठीक है, काम चला लेना। ये आपका आ जाता है इधर से नेपाल, इधर से आपका भूटान आ गया, इधर नॉर्थ ईस्ट आ गया, और इधर से छोटू सा हमारा बांग्लादेश है। इसको हम लोग बना लेते हैं ऐसे करके। तो इधर जो है ना अलग अलग कलर से बताते हैं। मैप जानना बहुत जरूरी है। इस वाले साइड में आप मान के चलो ना, इस वाले साइड में यहां पे आपका क्या था ना, इंडो ग्रीक था, इधर आसपास पार्थियन था, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, मोटा मोटी। इधर के आसपास कुषाण था जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कनिष्का था, और इधर नीचे साइड में साकास था। आप इधर अगर देखें इधर वाले सेक्शन में तो क्या था, शुंगा था, शुंगा, उसके बाद क्या आया, कानवा, उसके बाद क्या आया, सतवाहना। सतवाहना ज्यादा नीचे ऐसे ऑर्डर में इसलिए बनाया ना कि ये थोड़ा सा और ऐसे कर लो, ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है।
तो एक अंपायर पूरे इंडिया को कॉन्कर किया था कि आप सोच सकते हो कि हम इसको अलग कलर से बताते हैं कि ये जो येलो से बहुत लाइट से हम बता रहे हैं, ये लगभग इतना ऐसे करके लगभग आपका मौर्य था, और ये पूरा डिसइंटीग्रेट कर गया। जानबूझ के लाइट कलर बताएं, ये पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर गया आपका, और डिसइंटीग्रेट करके इतना छोटा छोटा टुकड़ों में टूट गया। अब क्या है कि इधर साउथ में जाओ तो इधर केरला साइड में देखना, इधर देखना एकदम, और इधर देखना, ये आपका कौन सा चोला है, इधर कौन सा है पांड्या है, इसी बीच में कहीं कहीं जो है ना, कहीं पे आपका ऐसे करके पल्लवास भी आएगा, पल्लवास। इधर में आपका इधर वाला सेक्शन में, इधर वाले सेक्शन में आपका चालुक्याज आएगा, और ये है आपका केरला साइड में चेरा। तो ये सब आप आपस में एकदम कांस्टेंट टशल में था। छोटे छोटे अंपायर होंगे तो सबको लगेगा ना कि हम ये करें। यहां पे जो सतवाहना था ये सबसे मोस्ट पावरफुल देखने को मिला। तो ऐसे करके एक तरह से क्या है आपका टसल चल रहा था इंडिया में, और इसी तरह से आपका चलता रहा। एक नॉर्थ वेस्ट एक तरह से वल्नरेबल हुआ, क्योंकि देख लो ना सब इधर में कंसंट्रेटेड है। सब है क्या कि मोस्ट इंटरनल एम्पायर्स जो है, या कह सकते हो किंगडम्स जो है, ये आपका किधर है, सेंट्रल या साउथ इंडिया में, जिसकी वजह से हुआ क्या, देयरफॉर आपका जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है ना, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये आपका क्या हो गया, एक तरह से वेकेंट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया तो वल्नरेबल हो गया, कोई है नहीं वहां देख रेख करें। आप घर है, घर का गेट आप खोल के छोड़ दिए, एक दिन कुछ नहीं होगा, 2 दिन कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आसपास के लोग देखेंगे अच्छा इसका तो गेट खुला ही रहता, कोई देखने उठने वाला है नहीं, किसी दिन आएगा चोरा कुछ सामान चुरा के ले जाएगा, बस वही हाल हुआ, वल्नरेबल हो गया। तो इधर ही से आप देखते हो कि अटैक्स जो हो गया ऑफ डिफरेंट आउटर फैक्शंस, कई सारे बाहरी लोगों का अटैक होना शुरू हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हुआ, इंडो ग्रीक हो गया, साकाज हो गया, पार्थियंस हो गया, कुशांस हो गया। इसके बाद भी आपका जो है ना, जो आपका कह सकते हो ये दिल्ली सल्तनत वाले लोग जो आए, कुतुबुद्दीन ऐबक लोग उधर ही से नॉर्थ वेस्ट से ही आया, क्योंकि नेवी उतना डेवलप नहीं था। तो पहले तो ज्यादा अटैक इंग्लिश के टाइम में ना नेवी डेवलप हुआ, वास्को ड गामा के टाइम में नेवी डेवलप हुआ 15th सेंचुरी में। उससे पहले लोग ज्यादातर लैंड से ही आते थे, अरब वाले साइड से आते थे, या फिर आपका सेंट्रल एशिया साइड से आते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुगल्स आया, उसके बाद मुगल्स के बाद जो है नादिर शाह, फिर उसके बाद क्या है अहमद शाह अब्दाली एटसेट्रा। तो ऐसे आते गए। तो मतलब है कि ये नहीं है कि आपको ये याद करना है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। अभी बस सिंपल समझो कि अगर आप अपने घर के बाउंड्री या देश के बाउंड्री का रक्षा ठीक से नहीं करोगे, खुला छोड़ दोगे तो अटैक होगा। अपने में प्रेम नहीं होगा, अपने में लड़ते रहोगे तो अटैक भी होगा, और अटैक में दूसरा जीत जाएगा, आप हार जाओगे। तो यही मेन इस चैप्टर में क्या था ना, कि एक छोटा सा कुछ पॉइंट्स आप लिखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो ज्यादा पॉइंट आपका बना नहीं हुआ, 1.5 से 2 पेज में बना हुआ। लेकिन यहाँ एक चीज लॉजिक मिला कि क्यों नॉर्थ वेस्ट में, पहले भी बताए थे, पहले दूसरे चैप्टर में भी, अभी भी आपको प्रूफ मिल गया कि क्यों नॉर्थ वेस्ट के साइड से अटैक होना शुरू हुआ। तो आप ये मैप जो है ना जरूर बना लीजिए, पॉज कीजिए और बना लीजिए। इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब कर देने, इसमें कुछ पैसा नहीं लगेगा। एंड मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।